सामीन अज अस गलबात करना आए कि किस तरीके नाल स्काक हब्बल ने जिहड़ी है बंदोबस्त करां खास करके ताइयां ने फसल विच। तां गलबात करने वास्ते साढ़े कोल न एग्रीकल्चर अफिसर एग्रोनॉमी स्पैशलिस्ट संजीव कुमार मेहता होर कि जेह्ड़े साढ़े असेंगी दस्सन कि किस तरीके नाल अस मुख्तलिफ फसलों विच और ख़ास करके ताइयां दी फसल विच किस तरीके नाल अस जेह्ड़ा अपना काख हब्बल ना जेह्ड़ा ओह् बंदोबस्त करी सकने आं ताकि साढ़ी फसल गी नुकसान ना होवै। एग्रोनॉमी स्पैशलिस्ट जनाब संजीव कुमार मेहता जी, तुसाड़ा खुश आमदीद है साढ़े इस प्रोग्राम बिच। नमस्कार जी जी जी, सारें तो पैह्ले असें कि एह् दस्सो कि अगर अस काख हब्बल ना कट सके किसी भी फसल विचों या खास करके ताइन दी फसल विचों अगर काख हब्बल ना कट सके तो उसने कितने एक नुकसानात हो सकन? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा कि हमें शुरू से ही ये हमारे बीड्स होते हैं जिनको आप काख हब्बल बोलते हैं, इसकी रोकथाम हमें शुरू से ही करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी गर्मी का सीज़न शुरू होता है, हमें अपने खेतों की जुताई बड़े अच्छे ढंग से करनी चाहिए और ताकि इसमें कोई घास ना रहे। उसके कोशिश तो हमें यही होनी चाहिए कि हमें कोई केमिकल अप्लाई ना करना पड़े, हमें मैनुअल, क्योंकि ये जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं इसमें घास मारने के लिए, ये खेतों के लिए और हमारी सेहत के लिए भी ये नुकसानदायक है। तो इससे पहले यही रहेगा कि हम हमारे खेतों की जुताई गर्मियों में अच्छे से करें ताकि हमारा जो घास फूस है वो पहले ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद जब हम इसकी धान की पनीरी लगाते हैं तो सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वो पनीरी बीज होता है, सब बीज की सफाई भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बीज के साथ भी हमारे कई बार घास के सीड जो हमारे आ जाते हैं। एक किसान को पता नहीं चलता, वो ऐसे ही किसी घर से या कहीं से उठा के ले आता है तो आके पनीरी लगा देता है, तो उसके साथ पनीरी के साथ साथ उसके साथ ही हमारे घास के जो हैं वो पौधे तैयार हो जाते हैं। वो शुरू में हमें पता नहीं चलता कि ये धान की पनीरी है या घास है, लेकिन जैसे ही वो हम खेत में उसको लगाते हैं, जो ट्रांसप्लांट करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ये घास है, ये धान नहीं है। तो उसकी हमें सबसे पहले यही हमें रोकथाम करनी है कि हम अब जैसे हम धान का बीज लगाते हैं उसको हम लाएं, अच्छी तरह से उसको पहले हाथ से साफ़ करें, फिर उसको नमक वाले पानी में, ऐसे हम पानी में जनरल में धोते हैं, कोशिश करें उसको नमक वाले पानी में धोएं। 10% सोल्यूशन मैं जैसे कहता हूँ कि मतलब 100 लीटर के पीछे 10 किलो, मतलब 1 किलो नमक के घोल में हम उसको पानी में उसको डुबो के रखें। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे बीमारी वाले बीज, घास वाले बीज जितने भी हैं उसमें, वो सब ऊपर तैर जाएंगे और जो साफ़ सुथरा बीज हमारा धान का वो नीचे बैठ जाएगा। वो पानी हम बाहर फेंक दें, उसके साथ ही हमारा 50% जो हमारा रोकथाम वहीं से शुरू हो जाएगी, वो उधर से निकल जाएंगे पानी के साथ। और जो बीज हमारा बचता है उसको हम फिर अच्छे पानी से, ये नहीं कि वो नमक वाला पानी रहने दें, उसको वो 2-3 बार साफ़ पानी से धो के, जैसे भी हमारी प्रैक्टिस है पनीरी लगाने की, वो हम कर दें। अगर बार बार आदमी एक ही खेत में पनीरी लगाता है तो मुमकिन है उसमें हर बार घास उसमें आ ही जाएंगे, आपके बीज आ ही जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि अगर हम खेत 2 या 3 से बाद हम उसको खेत को चेंज कर ले पनीरी के लिए। जी जी, वो चेंज करने से एक तो हमारी वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बीमारियां आदि जो, क्योंकि हमारे बीमारियों के, घास के और जो कीड़े मकोड़े हैं उनके जो बीज हैं या उनके अंडे हैं कीड़ों के, वो उसी खेत में रहते हैं। जैसे वो सीज़न नया आता है तो वो दोबारा पनप जाते हैं। तो हम कोशिश पहले होनी चाहिए कि हम उसको अल्टरनेट हमारा खेत चेंज करें। अगर कोई नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि कोई कहता है कि मेरे पास पानी वाला खेत यही है, मेरे पास जब कम खेत है, तो वो उसके लगा के अच्छी तरह से उसको साफ़ करके गर्मियों में जुताई करके उसको उसमें पनीरी लगा दे जैसे लगाता है। अगर पनीरी के बीच में उसको लगता है कि घास, जैसे वो अब मेथड अलग हैं, कोई पानी में लगाता है, कोई सूखे में लगाता है। अगर लगता है उसको कि जहाँ मुझे घास ज़्यादा उग रही है तो उसमें उसके हमारे ब्यूटाक्लोर जो आती है हमारी एक दवाई, इसको 2,4-D भी हमारे कहते हैं, मतलब इसका केमिकल नेम है ब्यूटाक्लोर, जो हमारी 1200 ml दवाई पड़ती है 1 किले की। उसी के हिसाब से अगर हमारी 1 कनाल खेत कर रहे हैं तो उसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 में हिस्सा देंगे। मतलब 1 किले की अगर 1200 ml लगती है तो 1 किले में 8 कनाल होते हैं। तो हम 1 कनाल अगर नर्सरी सोइंग कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से उसकी जो है रेशो बना के उसको हम रेत में मिला के भी डाल सकते हैं उसको। अगर तो एक तो वहाँ हमारा कंट्रोल हो गया। उसके बाद अगर हम फिर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि खेत में अब घास आ गया है, ये तो आएगा ही, क्योंकि हर साल हम, क्योंकि हमारी रोटेशन चेंज नहीं होती, क्रॉप जो हम करते हैं ना, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई इस बार
अगर कोई कणक लगाता है तो अगली बार उसमें बरसीन लगाए, फिर नेक्स्ट टाइम फिर कणक लगाए, क्योंकि बीज जो बार बार आप एक ही बार कर रहे हैं ना कि और गेहूँ और दान उसके साथ जो है हमारे घास वाले जो बीज वो मरते नहीं हैं। अगर हम लगा देते हैं वहाँ पे, उसके बाद भी अगर हमारे पास घास आ जाती है तो सबसे पहले हमें 3 दिन के अंदर अंदर हमारी जो मैं बता रहा हूँ ब्यूटाक्लोर जो हमारी एक 50 EC की एक दवाई है वो 1200 ml 1 एकड़ के हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे, स्प्रे करेंगे। अगर किसी के पास पंप नहीं है तो 1200 ml वो है हमारी वो स्प्रे करेंगे पंप में जी। एक कनाल में एक पंप होता है। अगर वो किसी के पास कोई कहता है कि मेरे पास पंप नहीं है जी, अगर मेरे पास मैं नहीं कर सकता, तो वो 60 किलो 1200 ml 60 किलो रेत में मिला के भी 1 एकड़ के लिए वो उसमें डाल सकता है जी। एक तो ये हो गया, एक तरीका ये आ गया। वहाँ से हम निकल गए। उसके बाद भी लगता है कि हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है जी। उसके बाद भी सेकंड फ्लश होता क्या है कि जब आप लगा देते हो, महीने बाद कहीं कोई ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के साथ कई बार हमारे सेकंड फ्लश जो होता है बीज का वो बाढ़ के साथ बह के बीज आ जाते हैं जी। तो दोबारा हमारे जो है बीज घास फूस जम जाती है। उसके बाद हमारी एक दवाई आती है जिसको हम नॉमिनी गोल्ड कहते हैं, नॉमिनी गोल्ड नाम की दवाई आती है। वो भी हम वो पोस्ट इमरजेंसी जो मैंने जो पहले बताई प्री इमरजेंसी ब्यूटाक्लोर होती है कि बीज घास के बीज पौधे जमने से पहले, पोस्ट इमरजेंसी कहते हैं कि जमने के बाद, उगने से पहले और उगने के बाद। हाँ, जो प्री इमरजेंसी मैंने बता दी ब्यूटाक्लोर वो है प्री इमरजेंसी, वो बीज उगने से पहले ही हमें उसको ख़त्म करना है जी। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आदमी स्किप कर गया, कोई घर पे नहीं है, किसी को काम था, वो रह गया, वो टाइम पे दवाई नहीं कर सकता, उसको फिर अगर घास जम जाता है तो फिर हमारे पास आ जाती हैं पोस्ट इमरजेंसी जो घास उगने के बाद उनको मारना है जी। उसकी दवाइयाँ हमारे पास आती हैं, नॉमिनी गोल्ड आती है हमारे पास, वो दवाई आती है, एक मेटसल्फान आती है। नॉमिनी गोल्ड जो हमारी दवाई आती है वो 25 और 30 दिन के अंदर अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हमारी वो फसल 25 और 30 दिन की हो जाती है तो उसको हम स्प्रे कर सकते हैं नॉमिनी गोल्ड को। उसकी डोज है 100 ml 1 एकड़ के लिए जी। पानी हमारा रहेगा 150 से 200 लीटर 1 किले के लिए। वो पानी की मात्रा नहीं कम रखनी, क्योंकि 150-200 किले ही पानी हमें ज़रूरत है ताकि हमारी फसल जो है उसको हम नहला सकें स्प्रे से। अगर पत्तों पे पड़ेगी नहीं, स्प्रे हमारी पड़ेगी नहीं तो घास मरेगी नहीं जी। तो एक तो ये दवाई होगी। दूसरी दवाई होगी हमारी मेटसल्फान जो आती है, एक साल्ट आता है मेटसल्फान और क्लोरोयूरोन। ये हमारी बड़ी कम मात्रा में लगती है, ये 8 ग्राम दवाई लगती है हमारी 1 एकड़ के लिए। ये भी 25 से 30 दिन के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम नहीं कर सके ना तो उसके बाद हमें फिर मैनुअली उठाना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद घास हो जाता है बड़ा, तो उसके बाद हमारी कोई दवाई स्प्रे नहीं करती। घास के लिए तो मैं यही कहूँगा कि प्रिकॉशन ही ज़्यादा मेजर है। सबसे पहले मैंने वही अवॉइड करूँगा कि अपने खेत अगर अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लिए तो आपकी 50% जो है हमारी जो है घास उसमें ही रुकावट हो जाएगी जी। तो अगर अस जड़ा घाह खब्बल है ना कट सके तो क्या तैयानी फसल नहीं मकदार घट हो सी या उसने कोई न्यूट्रिएंट्स जड़े हैं वो घाह विच चले जा सन, कमज़ोरी आसी फसल विच या ना हो सी? देखिए बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जैसे इन्होंने पूछा कि जो हमारे घास फूस जो हमारी खेतों में उग जाती है उसको हम कंट्रोल ना करें तो क्या होगा। देखिए हम खेत में जैसे हमारी हम तो कहते हैं बैलेंस डोज डालिए, आप यूरिया भी डालिए, इसमें फास्फोरस डाई भी डालिए, पोटाश भी डालिए और जिंक भी डालिए। तो उसके लिए, क्योंकि हमारे जैसे इंसान के लिए हम किसी को आदमी कमज़ोर होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ना आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक सब कुछ दे देता है। ऐसे ही हमारे खेतों की ज़रूरत है। हम हर साल खेत से जो फसल लेते हैं वो कुछ ना कुछ खेत से हमारे खाती है और हमारे खेतों में उसकी कमी होती जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री मतलब बाहर से हमें जो है वो हमें खाद देनी पड़ती है। तो पहले तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जब भी आप खाद डालो पहले डिपार्टमेंट से आप उसको पूछ लो उनके बैलेंस डोज हमारी क्या है। हम ना एक ही चाल पे चलते हैं कि एक बार एक कट्टा यूरिया, उसने उसको पूछा आपने कितना डाला जी, 1 कट्टा यूरिया का डाला, 1 कट्टा यूरिया का डाल दिया तो काम खत्म। अब उसके साथ साथ यूरिया तो लग है, उसके साथ हमें डाई की भी ज़रूरत है, पोटाश की भी ज़रूरत है, तभी जाके हमारी फसल जो है मैक्सिमम जो हम यील्ड चाहते हैं वो मिलती है। अगर कोई आदमी नहीं डालता तो नहीं मिलती। 3 क्विंटल अगर कोई वैरायटी क्लेम करती है कि इस वैरायटी की 3 क्विंटल यील्ड है जो साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी से निकाली होती है, तो मुमकिन है वो हमारे खेतों में आके 1-1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल ही देती है। उसका कारण यही होता है कि हम बैलेंस डोज का वो नहीं डालते। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ गया कि घास फूस नहीं निकालें जी। देखिए अगर हम घर पे
हमारे अब मैं मिसाल के तौर पर हमारे घर पे खाने वाले हैं 3, तो फुलके हमारे पास है 1, तो हम उसको बाँट बाँट के खाएंगे आधा आधा, तो ना एक का पेट भरेगा, ना दूसरे का, ना तीसरे का। यही हाल खेतों में है। अगर उसको एक फसल को 60 किलो या 80 किलो एक एकड़ के लिए उसको ज़रूरत है नाइट्रोजन खाद की, तो उसमें वो उसके लिए चाहिए। अगर उसके साथ साथ घास फूस उग जाएगी हमारी, तो वो भी तो कुछ ना कुछ ज़मीन से लेगी। बिल्कुल। वो अगर 20 या 30% भी हमारी 40% भी खा जाएगी, तो उसको उसके साथ साथ नेचुरल उसको कमी हो जाएगी हमारी जो फसल है, मेन फसल है। तो अगर वो आधी खुराक हमारी घास फूस खा जाएगी, तो उसके साथ ये फ़र्क तो पड़ेगा, उसके साथ हमारी जील्ड तो कम होगी। यही कारण है कि बीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी फसल को जो है हमारी जील्ड है, जो हमारी पैदावार है, वो ज़रूर कम होगी इसके साथ। जी जी, और नाले जड़ विचों कड्ढना जरूरी है, ना कि कपना। कहता साढ़े किसान भरा सिर्फ कपने ने, तो कपने नाल जिहड़ा वो न्यूट्रिएंट्स ना जिहड़ा मसला है वो उससे रहना है, वो उससे फिर जिहड़ा मैन फसल की नहीं लभ सकना। हाँ, वो देखिए हमारे जो घास फूस होता है ना, इसके नीचे एक गांठ सी होती है। वो गांठ अगर वो नहीं निकले, हम तो यही कहते हैं कि पहले इसको हाथ से उखाड़ो। जी जी। लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है, हमारी नेक्स्ट, वो कोई भी खेती बाड़ी करके वो खुश नहीं है। हमारे जो पुराने ओल्ड पेरेंट्स हैं वही बेचारे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। इसको लोग सप्लीमेंट्री देखते हैं कि हो जाए तो हो जाए, रब के भरोसे नहीं है तो कुछ नहीं है। उसको अगर आदमी खाड़ देता है ना, तो वो तो सबसे बेटर है। अगर हम नहीं खाड़ते, ऊपर से काट देते हैं, तो उसका सेकंड फ्लश भी वही कह रहा है ना, वो दोबारा आ जाएगा। फिर उसको काटेंगे, तीसरा आ जाएगा। वो ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन वो नीचे से हमारी वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो हैं हमने डाले हैं, वो साथ साथ में खाते रहेंगे। इसलिए अगर आदमी नहीं निकाल सकता, तो उसकी तभी तो मैंने वो बताया कि ये अप्लाई करना ज़रूरी है। जो हमारी बीडीसाइड हैं, जो केमिकल्स हैं, इसके साथ जो पौधा नीचे तक सूख जाता है बीडीसाइड डालने से, बहुत ज़रूरी है हमारा। जी जी सर, केड़ा खास करके ताईनी फसल विच किस किस्म ने जिहड़ा घाह खब्बल जिहड़ा वो होई सकना, केड़ा खब्बल आम तौर पर जिहड़ा होना खब्बल जिहड़ा किंजी है जिस तरह आ गया, या जनरल घाह हो गया, तो सीडलिंग ने नाल जिहड़ा ये घाह खब्बल आना, या कि जिसलै अस सीडलिंग उखाड़ के लूंगा लाने, लूंगा तो बाद जिहड़ा घाह खब्बल लगना, इसका टाइम केड़ा होना? देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था, कुछ तो होता है हमारे बीज के साथ आ जाता है। जी। वो हमारा बीज ऐसे ही दिखता, हमें दिखता नहीं है। बीज के साथ हमारे छोटे छोटे वो बीज होते हैं घास के, वो चले जाते हैं पनीरी के साथ। जी। लेकिन हमें पता तब चलता है जब हम मतलब पनीरी उखाड़ के खेतों में लगा देते हैं। जी। दूसरा होता है कि हमारे जो घास फूस होते हैं, जो हर साल होते हैं, वो अपने टाइम पे खुद ब खुद उगाएंगे। अब आप घास फूस एक बार घास नहीं निकालोगे, कोई दवाई बीडीसाइड नहीं अप्लाई करोगे, तो उसके बीज बनेंगे। बीज उसके पक्के मेच्योर होके हमारे खेतों में गिर जाएंगे। हमारे जो गिर जाएंगे, तो अगली बार जब हम दान लगाएंगे, उसको वही जब मौसम उसको क्लाइमेट मिलेगा, वो खुद ब खुद उसमें जम जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जी जी। उसी को तभी तो कह रहे हैं हम कि सबसे पहले इसका यही तरीका है कि इसको अच्छी तरह से जुताई करके ज़मीन ज़्यादा से पलटाई करें, ताकि नीचे वाला जो हमारा बीज है घास का, वो निकल जाए, तो वो ऊपर आके वो हमारा उसमें गर्मी से सूख जाए। तो वो हमारा खेतों में आएगा ही, घास फूस हर साल आएगा। वो उसको हम वो इसीलिए रुकेगा कि हम अगर उसको चेंज करें, क्रॉप रोटेशन करें। अगर एक बार धान लगा रहे हैं तो उसमें मक्की लगाएं, अगर मक्की लगा रहे हैं तो धान लगाएं, तभी रुक सकता। अदरवाइज़ हम बार बार धान लगाएंगे तो वो बार बार आएगा ही आएगा। जी जी जी, बड़ी अच्छी गल है कि फसल जी है तब्दील करके, बदलाव करके, एक मौसम में एक फसल तो दूसरे मौसम में दूसरी फसल जी है लानी चाहिए, ताकि ये जड़ तो ही घाह खब्बल खत्म हो जाए। अखीर भी तुसां कोलों इहो जानना चाहांगे, जी साड़ी ताइयां नी फसल है, इस वास्ते जनरल तौर पर साढ़े किसान भरावां की किस चीज़ ने बारे एहतियात रखना चाहिए? हाँ सर, देखिए मैंने इसके बारे में तो मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ बीमारियां भी आती हैं जो हमारे मौसम, जैसे हमें देखते नहीं, पत्ते हमारे ऊपर से पीले हो जाते हैं। तो लोगों को ये पीलापन जो है हमारा ना, ये लोगों को पता नहीं चलता ये बीमारी है, जहाँ की न्यूट्रिशन की कमी है। तो उस बीमारी से भी हमारा जो है पैदावार कम से कम 30-40% वो कम हो जाती है। तो एक तो हमारे पत्ते हो जाते हैं जैसे लंबी लंबी, उस पर लाइनें आ जाती हैं धान के उस पे पत्तों पे, वो भी हमारी बीमारी होती है, उसको शीथ ब्लाइट बोलते हैं। एक हमारी तने पे हमारे गांठे में काला काला पाना आ जाता है, जहाँ से गांठ बनती है तब वहाँ काला पाना जाता है, उसको हम बैक्टीरियल स्टॉक राट बोलते हैं। इनका भी आदमी को देखभाल करनी चाहिए टाइम टू टाइम आदमी के खेतों में जाके। अगर हम इसको इग्नोर कर दें, देखें, तो जब हमारा जो अगली बार हमारा जो पैदावार होगी, वो बीमारी हमारी उस बीज में भी चली जाएगी। जब बीज में चली जाएगी तब आपको दिखेगा नहीं, जब आप बीज रखोगे।
लेकिन जैसे ही आप बीज वो दोबारा अगले साल लगाओगे पनीरी के लिए तो बीमारी इसमें आ जाएगी। इसके लिए तो पहले ये भी देखना ज़रूरी है। कोई अगर आपका खेत का बीमारी वाली वो आपको दिखती है तो कोशिश कीजिए, जो अब हम देखेंगे लास्ट में जब दाना हमारा मैच्योर होने पे आता है तो उसमें एक काला काला सा पाउडर बन जाता है दानों पे। जी। वो जो स्मट बोलते हैं हम उसको, फॉल्स स्मट, वो इतनी ख़तरनाक है। वो जब वो पाउडर बनता है, जब वो हवा से उड़ता है ना, तो उसके जो एग होते हैं, बीज होते हैं, वो उड़ के हवा के साथ ही दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। पूरी फसल को तबाह कर। अगर आपको इस बार एक आपकी मिंजर वो ख़राब हुई तो हो सकता है अगली बार वो आपकी 10 मिंजरें ख़राब हो जाएं। तो उसके लिए यही हम कहेंगे, सावधानी बरतना भाई। जब आप रोज़ खेतों में आप जाएं, अब आपको अगर आप देखेंगे उसमें खेत में हमारी वो मिंजर काली काली हो गई है, उसको एक लिफाफा लें पॉलीथीन का, उसको ढक के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता इसको काट करके या उसको खाड़ करके, ताकि उसको पाउडर बिखरे ना, उसको बांध करके तो किसी मिट्टी में दफना दें ताकि वो बीज बाहर ना उड़े। अगर बाहर भी रहेगा आप उसको खेतों की मेड़ों पे आप डाल दोगे ना, वहीं से भी वो उड़ के आ जाएगा। वो बीज हमारा जब अगली बार आएगी तो वहाँ वो हमारा खेतों को बीमार कर देगा। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि देखभाल प्रिकॉशन जो है ना, वो हमें प्रिकॉशन ज़रूरी है। मतलब दवाई अप्लाई करो या ना करो, लेकिन अगर आप डेली खेतों में जाते हो, देखते हो, तो वो हमारा जाना ज़रूरी है, तभी हम अच्छी फसल ले सकते हैं। जी, लास्ट च कोई मैसेज अपने किसान भरावां वास्ते? मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि अच्छी फसल लेने के लिए आप डिपार्टमेंट से रब्ता रखिए। कोई भी फसल लगाते हो उसके लिए एक प्रॉपर डोज़ होती है हर चीज़ की। बीज की डोज़ होती है, उसकी मतलब फर्टिलाइज़र की डोज़ होती है, कौन से टाइम पे फर्टिलाइज़र देना है, कौन से टाइम पे बीमारी आएगी और उसका इलाज क्या है। अगर आप इन चीज़ों से हमारे डिपार्टमेंट से रब्ता रख के आप थोड़ा सा अपने इसको तवज्जो दें, तो मुझे लगता है कि आदमी को कोई बीमारी या कोई मतलब उसकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। जी, संजीवी कुमार साहब तुसां असां नाल गलबात कीती और मती सारी जानकारी साढ़े किसान भरावां दी दित्ती कि किस तरीके नाल अपने फसलां दी खास करके ताइयां ने देखभाल भी करन, नाले उस विच घाह खब्बल ना किस तरीके नाल उस विचों छुटकारा पान घाह खब्बल कोलों। तुसां दा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। सामीन, अज अस गलबात करना आए कि किस तरीके नाल घाह खब्बल ने जिहड़ी है बंदोबस्त करां, खास करके ताइयां ने फसल विच। तां गलबात करने वास्ते साढ़े कोल न एग्रीकल्चर अफिसर एग्रोनॉमी स्पैशलिस्ट संजीव कुमार मेहता होर, कि जेह्ड़े साढ़े असेंगी दस्सन कि किस तरीके नाल अस मुख्तलिफ फसलों विच और ख़ास करके ताइयां दी फसल विच किस तरीके नाल अस